तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MSC2। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि ये जो MSC2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो बॉडी में किन किन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे MSC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मेनली प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि हमको पता है कि बॉडी के अंदर सिर्फ 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं प्रोफेशनल। पहली बी सेल, दूसरी डेंड्राइटिक सेल एंड तीसरी मैक्रोफेजेस। अब ये तो बात होगी कि भाई ये MSC2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है कि भाई इसके स्ट्रक्चर में 2 चेन्स होती हैं। पहली चेन है हमारी अल्फा चेन और दूसरी चेन होती है बीटा चेन। ये जो हमारी अल्फा चेन है, इस अल्फा चेन में भी 2 रीजन्स होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। वैसे ही जो बीटा चेन है उसमें भी 2 रीजन्स होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो MSC2 मॉलिक्यूल है, ये जो MSC2 मॉलिक्यूल है, ये मेनली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, अल्फा चेन और दूसरी होती है बीटा चेन। अब इस अल्फा चेन के अंदर जो अल्फा 1 एंड बीटा 2 रीजन है, जो अल्फा 1 एंड बीटा 1 रीजन है, उसके रेसिड्यूज पॉलीमॉर्फिक एंड वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन है हमारे अल्फा 1 एंड बीटा 1 जो रीजन है, इसके जो रेसिड्यूज होंगे वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं होते, वो कंजर्व नहीं होते। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अल्फा 2 एंड बीटा 2 रीजन की, यानी अल्फा चेन के अल्फा 2 रीजन की और बीटा चेन के बीटा 2 रीजन की, तो इनके अंदर जो सीक्वेंसेस होते हैं वो कांस्टेंट और कंजर्व्ड होते हैं। इसका मतलब यहाँ वाले जो सीक्वेंसेस होंगे, यहाँ वाले जो आपके रेसिड्यूज होंगे वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा MSC का मॉलिक्यूल। अब बात कर लेते हैं कि ये जो MSC का मॉलिक्यूल है, ये हेल्पर सेल के किन किन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके बाद बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। करेक्ट? तो सबसे पहला जो रीजन है अल्फा 1 और बीटा 1 रीजन, यानी ये दोनों रीजन के बीच में एक पर्टिकुलर रीजन प्रेजेंट होता है। इसको मैंने रेड वाले डॉट से इंडिकेट किया हुआ है। इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं ओपन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। यानी ये जो रीजन है अल्फा 1 और बीटा 1 रीजन, इसके पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम ओपन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा रीजन होता है, ये इंटरेक्ट करता है टी हेल्पर सेल के TCR के साथ। पहला इंटरेक्शन पता चल गया हमको। जो हेल्पर सेल और MSC के बीच में होने वाला पहला इंटरेक्शन है वो कौन सा है? वो इंटरेक्शन है कि ये जो MSC के मॉलिक्यूल का अल्फा 1 और बीटा 1 रीजन है, इसके पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। और ये रीजन इंटरेक्ट करता है TCR के साथ। क्योंकि यहाँ पर MSC2 है तो इसके साथ कौन सी सेल इंटरेक्ट कर रही होगी? हेल्पर सेल। तो उस हेल्पर सेल के TCR के साथ जो रीजन इंटरेक्ट करता है इस MSC2 का, वो होता है अल्फा 1 और बीटा 1 का एक स्पेसिफिक रीजन, जिसको हम नाम दे रहे हैं ओपन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा पहला इंटरेक्शन। दूसरा इंटरेक्शन क्या होगा? दूसरा इंटरेक्शन होता है कि ये जो बीटा 2 रीजन है, यानी इस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो बीटा 2 रीजन है, ये बीटा 2 इंटरेक्ट करता है टी हेल्पर सेल के CD4 मॉलिक्यूल के साथ। तो किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को बॉडी में जनरेट होने के लिए, यानी MSC और T सेल्स के बीच में जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, उनके लिए यही 2 इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो पहला इंटरेक्शन था अल्फा 1 और बीटा 1 रीजन का, जो कि हमारा किसके साथ हो रहा था? हेल्पर सेल के TCR के साथ। और जो दूसरा इंटरेक्शन होता है ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के इस बीटा 2 रीजन का होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है हेल्पर सेल के CD4 मॉलिक्यूल के साथ। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को?
तो अगला पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये जो हमारे MSC2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और हमको पहले से पता है, मतलब हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर 3 ही प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। पहली है बी सेल, लिख लेते हैं, पहली है बी सेल, दूसरी है डेंड्राइटिक सेल्स और लास्ट में होती है हमारी मैक्रोफेजेस। करेक्ट। तो इन तीनों प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पर, मान लो ये हमारी मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज के ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच होगा, ये मॉलिक्यूल, इसको हम नाम देते हैं MSC2। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब जब हम MSC1 के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थी, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो MSC को पेप्टाइड देती है पकड़ के, वो पेप्टाइड लगभग 8 से 10 अमाइनो एसिड का था। लेकिन यहां पर ये जो मैक्रोफेज, यहां पर ये जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पेप्टाइड को पकड़ करके इस MSC2 को देगी, वो जो पेप्टाइड होगा वो हमारा लगभग 13 से 18 अमाइनो एसिड लंबा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ज्यादा अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड होता है उसको पकड़ करके ये MSC-T सेल को दिखाती है। लेकिन जब हम MSC1 की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि एक छोटी पेप्टाइड चेन को पकड़ करके जो हमारी MSC1 थी वो T साइटोटॉक्सिक किलर सेल को दिखा रही थी, यानी TC सेल को दिखा रही थी। ठीक है। जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि यहां पर जो पेप्टाइड इन्वॉल्व होता है, यहां पर जो एंटीजन इन्वॉल्व होता है वो एक्सोजीनस एंटीजन होता है। और वहीं अगर हम बात कर रहे थे MSC1 के केस में तो वहां जो एंटीजन था वो एंटीजन होता है एंडोजीनस एंटीजन, यानी वहां पर जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगी वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जितने भी एंडोजीनस एंटीजन्स बॉडी में इन्वेड कर गए हैं या फिर बॉडी में एंटर हो गए हैं उनको पकड़ेगी, पकड़ने के बाद उनको MSC1 को देगी और वो जो MSC1 होंगी उनको प्रेजेंट करती हैं आपकी किसके साथ, किसके सामने, साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सामने। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो एक्सोजीनस एंटीजन होते हैं उन एक्सोजीनस एंटीजन को पकड़ने का काम ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करती हैं, इनमें से कोई सी भी, और पकड़ने के बाद ये उस पेप्टाइड को दे देती हैं MSC2 को। और जैसे ही MSC2 को वो पेप्टाइड दिया जाता है, वो एंटीजन का मॉलिक्यूल दिया जाता है, वैसे ही ये MSC2 उसको प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देती है हेल्पर टी सेल के सामने। और बाद में दोनों में जैसे ही इंटरेक्शन होता है, दोनों के TCR और MSC के बीच में जैसे ही इंटरेक्शन होता है, बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और अगली बात है कि यहां पर जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं वो थ्रू आउट चेन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम लोग MSC1 के बारे में बात किए थे तो हमने देखा था कि वहां पर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज सिर्फ C टर्मिनल तक थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज हैं वो पूरी चेन्स में होंगे, लेकिन MSC1 के अंदर सिर्फ C टर्मिनल वाला जो पार्ट था उनमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे। तो ये बात हो गई हमारी MSC2 के बारे में। एक लास्ट पॉइंट रह गया जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि ये जो MSC2 होती है ये 3 अलग अलग एलील से मिलकर के बनी होती है। और वो जो 3 अलग अलग एलील्स होते हैं उनका नाम है HLA DP, DQ एंड DR। और ये 3 जो एलील्स होते हैं ये MSC1 के एलील से बिल्कुल अलग होते हैं। वहां पर जब हम लोग बात कर रहे थे एलील्स के बारे में तो वो एलील्स थे HLA A, B एंड C। तो इस वाले प्रॉपर्टी को
हम लोग क्या नाम देते हैं कि जिसमें एक MSC के मॉलिक्यूल को कई सारे एलील्स एनकोड करते हैं, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये इंटरेक्शन किस तरीके से होती है। यानी ये अल्फा 1 और बीटा 1 जो रीजन है इस MSC का, वो किस तरीके से TCR से इंटरेक्ट करता है हेल्पर टी सेल के। करेक्ट। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। आज हमने इसको सम अप कर लेते हैं। हम लोगों ने इस MSC2 में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो MSC2 होते हैं ये मेनली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो MSC2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 3 अलग अलग एलील से मिलकर के बनते हैं जिनका नाम HLA, DP, DQ एंड DR होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो इसके स्ट्रक्चर में मेनली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी 2 रीजन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी 2 रीजन होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये इसका एन टर्मिनल रीजन और ये इसका सी टर्मिनल रीजन। अगली बात जो हमने की वो ये की थी कि ये जो अल्फा 1 और बीटा 1 रीजन होता है, ये रीजन के जो रेसिड्यूज होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक और वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब वो कंजर्व नहीं होते हैं, वो सीक्वेंसेस चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे रीजन्स की बात करें जो कि अल्फा 2 एंड बीटा 2 हैं, तो इनके जो सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते। अगली जो हमने बात की थी वो इंटरेक्शन के बारे में बात की थी कि जो अल्फा 1 और बीटा 1 रीजन होता है MSC2 का, उसके पास एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं ओपन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, जो कि मैंने यहां पर रेड से डिनोट किया हुआ है। और ये जो रीजन होता है ये हमारा इंटरेक्ट करता है हेल्पर सेल के TCR के साथ। तो पहला इंटरेक्शन MSC और T सेल के बीच में ये देखने को मिलता है। और दूसरे इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो बीटा 2 रीजन होता है इस MSC2 का, ये इंटरेक्ट करता है हेल्पर सेल के CD4 मॉलिक्यूल के साथ। तो जैसे ही बॉडी के अंदर इन दोनों सेल्स के बीच में प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के MSC के इन रीजन्स के बीच में और आपका हेल्पर सेल के TCR के बीच में और CD4 मॉलिक्यूल के बीच में ये इंटरेक्शंस कंप्लीट होते हैं, वैसे ही एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसके रिजल्ट में ये जो हेल्पर सेल होती हैं ये साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने अगली बात की थी वो ये थी कि यहाँ पर जो हमारी पेप्टाइड होती है, यानी इस MSC2 को जो पेप्टाइड दी जाती है इस मैक्रोफेज या फिर इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा, वो लगभग 13 से 18 अमाइनो एसिड लंबी होती है। लेकिन वहीं अगर हमने MSC1 में बात की थी पेप्टाइड की, तो वहां पर जो पेप्टाइड थी वो थोड़ी छोटी होती है, लगभग 8 से 10 अमाइनो एसिड्स की। इसमें ये जो रीजन होते हैं, मतलब MSC2 के अंदर पूरी चेन के अंदर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज देखने मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम MSC1 की बात कर रहे थे तो MSC1 के अंदर सिर्फ C टर्मिनल के रीजन में, यानी सिर्फ C टर्मिनल पे हमारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो पूरी चेन्स के अंदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज होंगे। तो ये बात होगी हमारी MSC2 के बारे में। अभी वो इंटरेक्शन और देख लेते हैं कि वो इंटरेक्शन किस तरीके से होती है। तो मान लो कि भाई ये हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, कोई सी भी ले लेते हैं, मैक्रोफेज ले लेते हैं। तो ये हमारी मैक्रोफेज है, यानी ये APC है, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इस प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन अटैच है और उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम नाम दे रहे हैं MHC2। करेक्ट। तो भाई ये है हमारा MHC2।
अब जैसे ही इस प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन नजर आता है जिसके सीक्वेंसेस हमारे होस्ट के प्रोटीन से मैच नहीं करते हैं, तो वैसे ही इसको पता चल जाएगा कि भाई ये अपना प्रोटीन नहीं है, ये सेल्फ एंटीजन नहीं है। उसको पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद उसको दे देगी इस MSC2 को। जैसे ही इस MSC2 के हाथ में ये पेप्टाइड आता है, वैसे ही ये MSC2 इसको दिखाना स्टार्ट कर देती है टी हेल्पर सेल को। तो इसके सामने बना लेते हैं हम अपनी टी हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल। अब ये जो हमारी हेल्पर टी सेल है, इसके ऊपर भी एक मॉलिक्यूल अटैच होता है, एक रिसेप्टर अटैच होता है जिसको हम नाम देते हैं TCR। अब होगा क्या, दो इंटरेक्शंस होनी जरूरी है इस टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट होने के लिए और साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ही साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, ये जो हमारी हेल्पर सेल है ये पैथोजन को बांधना स्टार्ट कर देगी। वो हम बाद में बात करेंगे जब हम लोग देख रहे होंगे एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। फिलहाल ये समझते हैं कि ये जो टी हेल्पर सेल है ये एक्टिवेट कब होगी, यानी वो कौन से दो इंटरेक्शंस हैं MSC के मॉलिक्यूल के बीच में, इस MSC ग्लाइकोप्रोटीन के बीच में, MSC2 अगर स्पेसिफिकली बोलें तो इस MSC2 के मॉलिक्यूल के बीच में और इस TCR के बीच में। तो पहला जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन होता है α1 एंड β1 रीजन, यानी इस MSC2 का जो α1 और β1 रीजन होगा वो इंटरेक्ट करेगा हमारे हेल्पर सेल के TCR के साथ, यानी इसके साथ। और जो इस MSC2 का β2 रीजन होगा वो इंटरेक्ट करता है इस हेल्पर सेल पे, एक मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसको हम CD4 नाम देते हैं। तो ये दोनों इंटरेक्शंस कंप्लीट होने के बाद CD4 ऑफ टी हेल्पर सेल, जैसे ही ये दो इंटरेक्शंस कंप्लीट होती हैं इन दोनों के बीच में, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी हेल्पर सेल के बीच में, जैसे ही ये दो इंटरेक्शंस कंप्लीट होती हैं वैसे ही एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और फर्दर ये साइटोकाइंस का फॉर्मेशन शुरू कर देती है। करेक्ट। तो इन इंटरेक्शन के बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम लोग MSC2 को फिनिश करते हैं। और अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, मुझे मोटिवेट करने के लिए। बाय।